नमस्कार। यूपीपीसीएस के लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। क्लास 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का अध्ययन हम कर रहे हैं और मैक्सिमम 3 से 4 वीडियो और बची हैं और आपका जो ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस है क्लास 6 से मैंने स्टार्ट किया था 12th तक आपको लेकर के आया हूं, ये पूरा का पूरा यहां से खत्म हो जाएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भू संसाधन और कृषि के बारे में। लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे भूमि जो होती है, लैंड जो होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन सभी को समझेंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, सभी फसलों के बारे में। भारत के कौन कौन से क्षेत्र, भारत के कौन कौन से राज्य किस फसल के मामले में अपना सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, कितना क्षेत्र रखते हैं किसी फसल के उत्पादन में, वो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसी तरीके से मैंने ये सारे नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं। तो भू राजस्व अभिलेख या फिर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उसके आधार पर भूमि का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, उसको देखेंगे कितने प्रकार में इसका वर्गीकरण किया जाता है, यानी भूमि को लगभग कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो वन जिस भूमि पर होते हैं, एक वो वनों वाली भूमि हो जाती है, एक भूमि होती है बंजर या व्यर्थ भूमि जो किसी भी काम की नहीं होती है, कुछ ऐसी भूमि होती है जो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होती है, मतलब ऐसे कार्य जो कृषि से बिल्कुल भी संबंधित नहीं होते हैं। इसके अलावा स्थायी चारागाह भूमि होती है, जैसे आपने देखा होंगे, गांवों के जो लोग होंगे वो समझते होंगे, गांव में एक चारागाह भूमि होती है जिस पर किसी का भी अधिकार व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है, सामूहिक रूप से वो स्थान सभी का होता है। एक तरह से उसको हम कहते हैं चारागाह भूमि। ठीक है, तो कुछ भूमि जो होती है वो स्थायी चारागाह के अंतर्गत आती है, कुछ भूमि फलदार वृक्ष या उपवनों के रूप में भी जो है देखी जाती है। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, मतलब कुछ ऐसी भूमि है जिस पर कृषि की जा सकती है, ठीक है, कृषि योग्य है लेकिन उस पर कृषि नहीं की जा रही है, वो व्यर्थ वैसे ही पड़ी हुई है, ऐसी भी कुछ भूमि देखने को मिलती है। और यहाँ से एक टर्म आता है आपका प्रतिभूमि और पुरातन पर भी प्रतिभूमि, यानी वर्तमान प्रतिभूमि हो गई एक, एक पुरातन प्रतिभूमि। वर्तमान और पुरातन को तो आप जानते ही हैं, लेकिन प्रतिभूमि को आप पहले समझिए कि प्रतिभूमि होती क्या है। प्रतिभूमि दरअसल एक ऐसी सीमांत भूमि होती है जिस पर खेती जो है वो कंटिन्यूअसली नहीं करी जाती है। जैसे 1-2 साल उस पर खेती करी, फिर 1-2 साल के लिए उसको छोड़ दिया, ठीक है। और 1-2 साल तक खेती करने के बाद में जब जमीन को 1-2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उससे बेनिफिट क्या होता है जमीन में, उसकी जो उर्वरता होती है, उसकी फर्टिलिटी जो होती है जमीन की, वो बनी रहती है। तो प्रतिभूमि आप समझ पाए होंगे, प्रतिभूमि वह भूमि होती है जिस पर लगातार खेती न कर करके गैप दे दे के, यानी एक बार फसल कर ली फिर गैप दे दिया 1-2 साल का, फिर फसल कर ली, इस तरीके से जिस भूमि पर खेती की जाती है उसको हम कहते हैं प्रतिभूमि। ठीक है, तो प्रतिभूमि वर्तमान पर प्रतिभूमि जैसे जो वर्तमान समय में है, और दूसरी एक पुरातन प्रतिभूमि जिस पर कभी पहले कह सकते हैं पास्ट में कभी प्रतिभूमि टाइप की खेती करी जाती हो। तो दो तरह की इसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। एक निवल बोया क्षेत्र, ठीक है। तो इतने जो है टाइप में भू का, यानी जमीन जो होती है हमारी, उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है किसके अनुसार, भू राजस्व अभिलेख के अनुसार। इसके बाद में भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 चेंजेस कौन कौन से हैं, जिससे भू यानी जमीन पर जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी एक्टिविटीज जमीन पर करी जाती हैं, उसके उपयोग में जो है उसको प्रभावित करने वाले जो फैक्टर हैं इकोनॉमी के, वो कौन से। पहला है अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो समय के साथ बढ़ना। जैसे जैसे इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था किसी भी देश की जितनी ज्यादा बढ़ेगी, तो एक तरह से उससे जनसंख्या वृद्धि पर भी जो है इफेक्ट देखने को मिलता है। और जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो उससे कहीं ना कहीं भूमि पर जो हमारे भू संसाधन है, लैंड रिसोर्सेज हैं, उन पर कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिलता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव। अगर किसी भी जगह की अर्थव्यवस्था की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, उसमें परिवर्तन होता है, तो भी जो है भू उपयोग प्रभावित होता है। भू उपयोग कैसे प्रभावित होता है आप समझिए। मैंने आपको बताया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बारे में। तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें एक तरह से जो प्राइमरी क्रिया करी जाती है, जैसे आपका कृषि से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आ गई। खनन से संबंधित क्रियाएं हैं जहां से कच्चा माल, रॉ मटेरियल हमको प्राप्त हो रहा है। जैसे वनों का जो भी मटेरियल होता है वो भी कच्चा माल में आता है। तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, प्राथमिक क्रियाओं में। तो अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, अर्थव्यवस्था की संरचना बदल रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसका प्राथमिक सेक्टर जो होगा वो कम होता चला जाएगा। द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर में जो है वृद्धि यहाँ पर या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे अगर अर्थव्यवस्था का सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में जो है आपको प्रगति देखने को मिल रही है, तो अर्थव्यवस्था में प्रगति
कहीं न कहीं इस बात का संकेत देती है कि द्वितीयक क्षेत्र यानी वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र जो है वो बढ़ रहा है, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ रही है, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, सर्विस सेक्टर जो है वो ऊपर जा रहा है, सर्विस सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, जॉब सेक्टर वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें तृतीयक क्षेत्र में आ जाती हैं, सर्विस सेक्टर हो गया आपका, सेवा क्षेत्र में, आपको पहले ही इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर में जब चेंज आते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना में जब बदलाव होता है, तो कहीं न कहीं उसका अर्थ इस तरीके से लगाया जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में जितनी भी भूमि यूज़ हो रही है, वो अब कम यूज़ उसका होगा और लोग किस साइड में जाएँगे, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो है जो सेक्टर हैं, उनमें वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। इसके साथ-साथ जैसे-जैसे समय गुजरता है, समय के साथ में कृषि से जुड़े हुए क्रियाकलापों का अर्थव्यवस्था में योगदान जो है, वो धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। भारत में फसल ऋतुएँ, ऋतुओं के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। प्रमुख रूप से भारत में 3 प्रकार की जो फसल ऋतुएँ हैं वो मानी जाती हैं। एक खरीफ हो गई आपकी, दूसरी रबी, तीसरी जायद। खरीफ जो है वो लगभग ये जून के आसपास बोई जाती हैं, खरीफ की फसलें होती हैं, सितंबर के आसपास काट ली जाती हैं। इसमें कौन-कौन सी फसलें होती हैं? जो गाँव की ग्रामीण पृष्ठभूमि के हमारे साथी होंगे, वो आराम से जानते होंगे, ये सारी चीज़ें हम करते ही रहते हैं वैसे भी। तो जून से स्टार्ट होता है, जून में कौन-कौन सी फसलें बोई जाती हैं लगभग? जैसे आपका धान हो गया, चावल वगैरह जो होता है, कपास की फसल हो गई, बाजरा हो गया, मक्का, ज्वार, अरहर, जिसको तुर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जून के आसपास बोई जाती हैं और सितंबर के आसपास काट ली जाती हैं। ये सारी चीज़ें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर समझने वाली जो बात है वो ये है कि ऐसा देखने को मिलता है जो फसल जैसे कभी-कभी फसलों में कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस कैसे देखने को मिलते हैं कि जैसे कोई फसल जैसे मान के चलिए नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, वही दक्षिणी राज्यों में दूसरी फसल हो सकती है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि उत्तरी भारत के राज्यों में खरीफ की फसलों में आते हैं मुख्य रूप से चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तुर। वहीं दक्षिणी राज्यों में खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं आपके यहाँ पे भी लगभग सिमिलर हैं चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे आप रबी की फसलों में तो ये अक्टूबर के आसपास बोई जाती है, मार्च के आसपास काट ली जाती है। इसमें मुख्य रूप से फसलें आती हैं आपकी गेहूं, चना, तोरी, सरसों, जौ, ये सब देखते हैं सर्दियों में लगभग आपको, यानी वर्तमान समय भी आप देखेंगे तो ये फसलें आपको खेतों में लहलहाती दिखाई दे रही होंगी क्योंकि ये मार्च में कटेंगी, सितंबर अक्टूबर के आसपास इनको बोया गया होगा, गेहूं, चना, तोरी, सरसों और जौ। अब दक्षिणी राज्यों में अगर रबी की फसलों की बात करें तो दक्षिणी राज्यों में जैसे चावल हो गया, ये क्या है? रबी की फसल है। मक्का हो गया, ये जो है रबी की फसल है। रागी, मूंगफली, ठीक है। यहाँ पर दक्षिणी राज्यों का जो मौसम है लगभग, क्योंकि ये समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, लगभग यहाँ पर समुद्र का जो समकारी प्रभाव है वो बना रहता है। जलवायु में या मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो चावल जो है वो दक्षिणी राज्यों में खरीफ की फसल के अंतर्गत भी आता है और रबी की फसल के अंतर्गत भी आता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझनी है, ठीक है। जायद की जो फसल होती है ये अप्रैल के आसपास बोई जाती है, जून के आसपास काट ली जाती है। इस टाइम पर जो मुख्य फसलें हैं उनको काटने के बीच में जो बचा हुआ समय होता है ना, तो इसमें क्या कर देते हैं, जैसे आपने देखा हो गर्मियों में बहुत से लोग जिसको गांव ग्रामीण भाषा में पालेज भी बोलते हैं, या जो भी एक तरह से जैसे खरबूजे हो गए, तरबूज हो गए, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, ये सारी चीज़ें यानी सब्जियां, फल और चारा फसलें जैसे जो होती है आपकी चरी जिसको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो सारी चीज़ें जायद के फसल के अंतर्गत आती है, अप्रैल से जून के आसपास देखने को मिलती हैं। और वहीं दक्षिणी राज्यों में अगर हम देखेंगे तो चावल, सब्जियां और चारा फसलें ये जो हैं जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कृषि की ऋतुओं का जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं? आर्द्रता की मात्रा के आधार पर, ठीक है। आर्द्रता की मात्रा के आधार पर कृषि का वर्गीकरण किया जा रहा है। तो इस आधार पर दो भागों में इसको बांटा जाता है, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि वह कृषि होती है जिस क्षेत्र में वर्षा 75 सेंटीमीटर वार्षिक से कम हो रही है, और उसे स्थान पर यानी शुष्क भूमि की जो कृषि होगी वहां पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाएंगी? रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार। विशेष रूप से राजस्थानी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो शुष्क भूमि कृषि वहां पर करी जाती है, और वहां पर ये फसलें जो है पर्याप्त मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार, ये चारा फसलें जो हैं ये सारी फसलें शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत आती हैं। आर्द्र भूमि कृषि कौन सी होती है? जिसमें वर्षा जो है वो 75 सेंटीमीटर वार्षिक से ज्यादा होती है, और इन फसलों को वर्षा जल जो होता है पौधों की जरूरत से यहाँ पर ज्यादा हो जाता है, यानी वर्षा पौधों की आवश्यकता से ज्यादा होती है, और इसी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जैसे चावल की फसल है उसको ज्यादा पानी चाहिए, तो वो यहाँ पे होता है आर्द्र भूमि कृषि में। गन्ने को ज्यादा पानी चाहिए, जूट को ज्यादा पानी चाहिए। तो चावल, गन्ना, जूट अगर इनको क्लासीफाई करें अगर हम कृषि ऋतु के आधार पर, कृषि ऋतु में आर्द्रता की मात्रा के आधार पर, तो ये आर्द्र भूमि कृषि के अंतर्गत माने जाएंगे, ठीक है। अब यहां से देखते हैं खाद्यान्न फसलें,
ठीक है, ये जो है यहाँ से जो डेटा शुरू हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और संभवतः मैंने इसमें जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे चावल के उत्पादन में कौन सा स्टेट आगे है, गेहूं के उत्पादन में कौन सा स्टेट आगे है, मिलेट या जो मोटा अनाज होता है उसके उत्पादन में कौन सा स्टेट आगे है, तो ये मैंने बिल्कुल अपनी समझ से, यानी जो एनसीईआरटी में कभी कभी होता है ऊपर नीचे हो जाता है डाटा, क्योंकि वो पुरानी एनसीईआरटीज है, और ये जो है मैंने अपने हिसाब से सर्च करके, गूगल पर सर्च करके, जो वर्तमान में सिचुएशन है उसी हिसाब से मैंने सारी चीज़ों को रखा है, तो आपको अपडेट करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अनाज में देखेंगे, खाद्यान्न फसलों में अनाज, अनाज जो है अगर भारत के संदर्भ में, ये सारी चीज़ें भारत के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है, तो अनाज जो है ये कुल बोए क्षेत्र का, मतलब जितना क्षेत्र बोया जा रहा है उस क्षेत्र का 54%, ठीक है, यानी आधे से थोड़ा सा ज्यादा, इतने क्षेत्र पर केवल अनाजों की जो है फसल बोई जाती है। कुल अनाज उत्पादन की बात करें और देशों की बात करें कि कौन सा देश किस स्थान पर, तो सबसे पहले स्थान पर चाइना आता है टोटल अनाज की प्रोडक्शन में। सेकंड रैंक अमेरिका की है और हमारा भारत जो है वो तीसरे स्थान पर आता है कुल अनाज उत्पादन में। यहाँ गेहूं, चावल, मक्का की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर टोटल अनाज की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में चावल की बात करते हैं। चावल जो है एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है और इसका कुल जो है ग्रेमिनी कुल की फसल मानी जाती है। और पश्चिम बंगाल इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ चावल की 3 फसलें ली जाती हैं जिनके नाम है ओस, अमन और बोरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। इसके अलावा हिमालय और उत्तरी पश्चिमी भाग में ये जो चावल है ये खरीफ फसल के रूप में देखा जाता है, ठीक है। अग्रणी उत्पादक देशों की बात करें तो चीन जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, प्रोडक्शन करता है चावल का। सेकंड रैंक इंडिया की है और विश्व का लगभग 21.2% हिस्सा जो है चावल का वो भारत में उगाया जाता है, ठीक है। पहला रैंक चाइना का है। भारत में प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है चावल उत्पादन में, उसके बाद में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, तीसरे स्थान पर आपका पंजाब आता है। इसके अलावा कभी कभी ऐसे तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक पैदावार कहाँ पे होती है, तो पंजाब में होती है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि पंजाब जो है अग्रणी है प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन, उत्पादन, सबसे ज्यादा चावल पैदा हो रहा है पंजाब में। टोटल प्रोडक्शन जो है वो वेस्ट बंगाल का ज्यादा है, ठीक है। लेकिन 1 हेक्टेयर के हिसाब से अगर काउंट किया जाए कि 1 हेक्टेयर जमीन में सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे होता है, तो वो पंजाब में होता है। कुल प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल का ज्यादा है। देशों में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना का है। इंडिया कितने रैंक पर है, सेकंड रैंक पर है चावल उत्पादन में, ठीक है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद में गेहूं, गेहूं जो है चावल के बाद में दूसरा प्रमुख अनाज है। पहला सबसे प्रमुख अनाज चावल, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है, अगर इंडिया के सभी स्टेट्स को मिला के देखा जाए, ज्यादातर लोगों का जो प्रमुख खाद्यान्न है वो चावल है। सेकंड नंबर पर आपका गेहूं आता है, चावल के बाद में दूसरा प्रमुख अनाज इसको माना जाता है। ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद में भारत का स्थान दूसरा है और भारत विश्व का 13.1% गेहूं का उत्पादन करता है। चीन गेहूं में भी ज्यादा है, चावल में भी ज्यादा है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की फसल बोई जाती है। स्टेट्स की बात करें कि कौन सा स्टेट्स, तो यूपी जो है गेहूं उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। सेकंड नंबर पे आता है आपका पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है। डाटा सारा लेटेस्ट है, इसमें आपको कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना। प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो गेहूं के प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है। लगभग 85% गेहूं, जो 14% की बात हो रही है, टोटल गेहूं जो बोया जाता है उस टोटल गेहूं का लगभग 85% भाग उत्तर भारत का जो गंगा का मैदान है उसमें बोया जाता है, और कुछ जो है बचा कुचा मालवा के पठार के आसपास ये संकेंद्रित है। इसके बाद में ज्वार, ज्वार जो है कुल बोई क्षेत्र का लगभग 5.3% भाग पर जो है ज्वार की फसल बोई जाती है। प्रमुख उत्पादकों की बात करें तो महाराष्ट्र ज्वार उत्पादन में सबसे आगे है। सेकंड रैंक कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, ठीक है। दक्षिणी राज्यों में खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में ज्वार की फसल बोई जाती है। और उत्तर भारत में अगर बात करें तो खरीफ की फसल है और ये चारा फसल के अंतर्गत आती है। तो यहां से समझने वाली बात यह है कि ज्वार जो है दक्षिण राज्य में खरीफ और रबी दोनों फसलों में बोई जाती है, दोनों कैटेगरी में आती है। और उत्तर भारत में ये केवल खरीफ की कैटेगरी में आती है और एक प्रकार के चारा फसल के रूप में इसको यूज करते हैं। फिर बाजरा की बात आती है तो भारत के पश्चिम और उत्तरी पश्चिमी भागों में, जहां पर जलवायु जो होती है वो कैसी होती है, गर्म और शुष्क, उन क्षेत्रों में बाजरा बोया जाता है। ये कुल बोए क्षेत्र का लगभग 5.2% क्षेत्र रखता है। अग्रणी उत्पादक राज्यों की बात करें तो राजस्थान सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य है। सेकंड नंबर पर यूपी, थर्ड नंबर पर हरियाणा। भारत पूरे विश्व में बाजरे के उत्पादन में सबसे आगे है, ठीक है। भारत की पहली रैंक है।
इसके बाद में मक्का। मक्का जो है दोनों रूपों में यूज की जाती है, ये खाद्य और चारा फसल दोनों में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो मक्का खाद्य फसल भी है, चारा फसल भी है। कुल बोए क्षेत्र का लगभग 3.6% है। शीर्ष मक्का उत्पादक देशों की बात करें तो यूएसए सबसे अग्रणी देश है मक्का उत्पादन में, फिर चाइना का स्थान आता है, फिर ब्राजील, फिर मैक्सिको, फिर अर्जेंटीना, उसके बाद में इंडिया। यानी इंडिया का जो स्थान है भारत का मक्का उत्पादन में, वो छठवां है। ठीक है, स्टेट्स की बात करें तो कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादक राज्य है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, फिर बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और यूपी। यूपी का स्थान छठवां है। ऐसे ही भारत का स्थान भी कैसा है, छठवां है। ठीक है, दालों की बात करते हैं। दालें जो होती हैं प्रोटीन के प्रचुर स्रोत के रूप में देखी जाती हैं, सबसे ज्यादा प्रोटीन दालों में होती है। ठीक है, नाइट्रोजन योग्य, यानी जो दाल की खेती या दालें जिस भी खेत में बोई जाती हैं वहां पर नाइट्रोजन यौगीकरण के प्रोसेस के द्वारा मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो दक्कन का पठार, मध्य पठारी भाग, उत्तर पश्चिम के शुष्क प्रदेश जो हैं वो दालों की खेती के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 11% भाग पर दालों की खेती की जाती है। भारत का अग्रणी उत्पादक राज्य अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक दाल उत्पादक राज्य के रूप में देखा जाता है। सेकंड रैंक यूपी, थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पे आपका राजस्थान जो है दाल उत्पादक राज्य की कैटेगरी में आता है। चना देखेंगे तो चना एक उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, ये मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 2.8% हिस्सा जो है वो चना के अंतर्गत आता है। प्रमुख चना उत्पादक देशों को अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा चना प्रोडक्शन करता है। उसके बाद में सेकंड रैंक पर उत्तर प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। इसके बाद में बात करेंगे अरहर की। अरहर को तुर भी कहा जाता है या तुअर भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम लाल चना या पिजन पी भी इसको कहते हैं। ये कुल बोए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर बोई जाती है। और अग्रणी अरहर उत्पादक राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र अरहर के उत्पादन में सबसे आगे है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश और चौथे स्थान पर आपका कर्नाटका आता है। इसको मैं जल्दी जल्दी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बस आपको याद रखनी है। ठीक है, तिलहन। तिलहन क्या है? ऐसी फसलें जिनके बीजों से या जिस फसल से तेल की प्राप्ति होती है, तेल निकाला जाता है, वे सारी चीजें तिलहन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, चाहे वो सरसों हो गई, अलसी हो गया, तिल हो गया या फिर आपका सूरजमुखी हो गया, ये सारी चीजें तिलहन फसलों के अंतर्गत आती हैं। मूंगफली हो गया, ये सारी चीजें जो है तिलहन फसलन के अंतर्गत देखी जाती हैं। भारत के जो प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं वो है मालवा का पठार, मराठावाड़ा, ठीक है, महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र, गुजरात हो गया, राजस्थान के जो भी शुष्क भाग हैं, इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तिलहन की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। कुल तिलहन, यहाँ पर स्पेसिफिक किसी फसल की बात नहीं करी जाती, टोटल तिलहन की बात मैं कर रहा हूं। तो तिलहन में सबसे ज्यादा अग्रणी देश सभी तिलहन फसलों को मिलाकर के यूएसए सबसे आगे है। दूसरा स्थान चाइना का है, तीसरा ब्राजील का। भारत तिलहन उत्पादन में चौथे स्थान पर है। तिलहन की फसलें जो हैं भारत में कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर बोई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में तिलहन फसलों में मूंगफली लेते हैं। मूंगफली जो है ये शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में इसको रबी की फसल माना जाता है। उत्तर भारत में ये खरीफ की ऋतु में बोई जाती है, दक्षिण भारत में ये रबी की ऋतु में बोई जाती है। सर्वाधिक उत्पादक देशों की बात करें तो चाइना सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक है। दूसरा स्थान हमारे भारत का है। भारत में कुल बोए क्षेत्र के लगभग 3.6% भाग पर मूंगफली की खेती की जाती है। थर्ड रैंक जो है वो नाइजीरिया की है। ठीक है, राज्यों में बात करें तो सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादक राज्य गुजरात है, सेकंड रैंक राजस्थान, फिर तीसरे स्थान पर तमिलनाडु आता है। इसके बाद में आता है आपका तोरिया व सरसों। तोरिया और सरसों ये उपोष्ण कटिबंधीय फसलें हैं। देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 2.5% हिस्से पर सरसों की खेती की जाती है। सर्वाधिक सरसों उत्पादक राज्य हमारा राजस्थान है, दूसरे स्थान पर हरियाणा, तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, सोयाबीन की खेती सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में की जाती है, सूरजमुखी की खेती सबसे ज्यादा राजस्थान में की जाती है। ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। अब आती हैं रेशेदार फसलें, फाइबर क्रॉप जो होती हैं। तो रेशेदार फसलें वे हैं जिनसे रेशे बनाए जाते हैं। जैसे कपास हो गया तो कपास के रेशे होते हैं, कपास के रेशों से कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। हालांकि आजकल हम कपास से बने रेशों के कपड़े बहुत कम ही पहन रहे हैं, ज़्यादातर तो कृत्रिम जो रेशे हैं उनसे जुड़े हुए कपड़े ज़्यादा हमारे हमारे जो मार्केट में चल रहे हैं।
इसके अलावा जूट हो गया, जूट से थैले बनाने का काम होता है, जूट के जो रेशे होते हैं उनसे बोरी, टाट वगैरह बहुत सारी चीज़ें, गलीचे वगैरह सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कपास की बात करते हैं, कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है। भारत जो है छोटे रेशे वाली कपास जो है, छोटे रेशे वाली कपास जो है ये भारतीय प्रजाति की है, और लंबे रेशे वाली कपास जो है ये अमेरिकन प्रजाति की है, ठीक है। तो भारत जो है छोटे रेशे वाली और बड़े रेशे वाली या लंबे रेशे वाली दोनों प्रकार की कपास का प्रोडक्शन करता है। और अमेरिकन कपास जो है इसको कहा जाता है नरमा, ठीक है। अमेरिकन कपास को नरमा कहा जाता है और ये देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो है बोई जाती है। अग्रणी देशों की बात करें तो सर्वाधिक कपास उत्पादक जो देश है वो है चीन। भारत कपास उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और भारत विश्व का लगभग 23.7% कपास का उत्पादन करता है। राज्यों में देखेंगे तो महाराष्ट्र सबसे आगे है कपास उत्पादन में, सेकंड रैंक गुजरात की, और तीसरे नंबर पर आपका तेलंगाना आता है। इसके बाद में जूट है अगली फाइबर क्रॉप। पश्चिम बंगाल में तथा इसके समीपवर्ती क्षेत्रों की एक प्रकार से ये व्यापारिक फसल है, यानी इसको स्टोर करके नहीं रखते हैं लोग, इसको व्यापारिक तौर पर जो है खेतों में उगाया जाता है। भारत जो है विश्व का 60% जूट उत्पादन करता है और जूट के उत्पादन में भारत जो है सबसे ज्यादा अग्रणी देश है। इसके अन्य क्षेत्र हैं, बिहार और असम के कुछ क्षेत्रों में भी जूट की खेती की जाती है। जूट की खेती कुल सस्य क्षेत्र के या कुल फसल क्षेत्र के, सस्य यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब है फसल, ठीक है, सस्य फसल को ही कहते हैं। तो कुल सस्य क्षेत्र का लगभग 0.5% जो है वो जूट के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग मोटे वस्त्र बनाने में, थैला बनाने में, बोरा बनाने में, ठीक है, ये सारी चीजें बनाने में जो है इसका यूज किया जाता है। गन्ने की बात करें तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है और गन्ना उत्पादक राज्यों में देखेंगे तो यूपी सबसे ज्यादा है, सेकंड रैंक महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका आता है। देशों में बात करेंगे तो ब्राजील सबसे ज्यादा गन्ना का प्रोडक्शन करता है, इंडिया सेकंड रैंक पे आता है, और इंडिया वर्ल्ड का लगभग 19% जो गन्ना है वो प्रोडक्शन इंडिया में होता है। तीसरी रैंक जो है इंडिया के बाद में थाईलैंड की आती है। गन्ना का जो क्षेत्र है भारत में तो कुल सस्य क्षेत्र का लगभग 2.4% है और इस क्षेत्र पर गन्ने की खेती की जाती है। इसके बाद में चाय आती है, ये पेय फसलों में आती है। अब यहाँ से जो है कैसी फसलें शुरू हो गई, पेय फसलें शुरू हो गई। तो चाय जो है उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु में इसकी खेती की जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 में ब्रह्मपुत्र घाटी, असम की जो ब्रह्मपुत्र घाटी है इसमें स्टार्ट हुई थी। भारत चाय उत्पादन में जो है चीन के बाद में सेकंड रैंक रखता है। चीन जो है चाय के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। राज्यों में बात करें तो असम जो है प्रमुख क्षेत्र है, असम के साथ साथ पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में चाय की खेती की जाती है। असम अग्रणी राज्य माना जाता है। अन्य क्षेत्र देखेंगे तो नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियां जो तमिलनाडु में है, यहाँ पे भी चाय की खेती की जाती है। काली चाय की पत्तियां जो होती हैं ये किण्वित होती हैं। जैसे आपने देखा होगा जनरली चाय के पत्ते कैसे होते हैं, हरे होते हैं, लेकिन हम जो घरों में चाय की पत्ती यूज करते हैं वो आपको ब्लैक नजर आती है। तो वो काली चाय की पत्तियां होती हैं, चाय की पत्तियों के छोटे छोटे जो टुकड़े आपको दिखाई देते हैं वो किण्वित चाय होती है, उसको क्या बोलते हैं, किण्वन के फलस्वरूप वो बनाई जाती है। और हरी चाय की पत्ती जो होती है ये अकड़वित होती है, ठीक है। तो इनको आप याद रखेंगे, घरों में जो पैकेट में आप चाय यूज करते हैं वो किण्वन के फलस्वरूप बनाई हुई चाय होती है। चाय की पत्तियों में पाया जाता है आपका कैफीन और टैनिन, ठीक है। टैनिन और कैफीन ये दोनों उत्तेजक पदार्थ जो है चाय की पत्तियों में पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। कॉफी जो है ये उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल है। कैसी फसल है, रोपण फसल है। 3 किस्में हैं इसकी, एक है आपकी अरेबिका, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की कॉफी होती है। दूसरी किस्म है आपकी रोबस्टा और तीसरी किस्म है आपकी लिबेरिका। कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी देश की बात करें तो ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है, सेकंड रैंक वियतनाम, फिर उसके बाद में इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथोपिया, मैक्सिको, और भारत का जो रैंक है वो छठवां है। भारत कॉफी उत्पादन में छठवां स्थान रखता है। अगर आप एक चीज सोच रहे होंगे दिमाग में कि इतने सारे देश हैं, नाम कैसे याद रखेंगे, तो आपको सारे याद नहीं करने हैं, लेकिन वो मैंने लिखा है एक ऑर्डर बनाने के लिए, क्योंकि इसमें भारत 6 रैंक पे था, तो मैंने इसलिए उन बीच वाले देशों के नाम रखा ताकि आपको एक क्रम पता चले कि ब्राजील, ब्राजील के बाद में वियतनाम, वियतनाम के बाद में इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथोपिया, मैक्सिको, और मैक्सिको के बाद में भारत। एक क्रम बनाने के लिए मैंने सारे देशों को रखा है। विशेष रूप से आपको क्या याद रखना है कि किसी भी फसल के उत्पादन में कौन सा देश सबसे अग्रणी उत्पादक है और उसके बाद में भारत का स्थान वहां पे कौन सा आता है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने, बीच वालों को सारे को छोड़ देना, ठीक है। राज्यों की बात करें तो कर्नाटक जो है एक एकमात्र राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा कॉफी होती है, भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है कॉफी के प्रोडक्शन में, ठीक है। अब ये हो गया आज का सेशन जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, हालांकि आज की जो वीडियो है वो मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बोल दिया क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं था। समझाने के लिए स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें थी कि प्रतिभूमि क्या होती है या भू उपयोग को प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए फैक्टर कौन कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दी। बाकी की जो सारी चीज़ें वो सारी फैक्चुअल थी,
भाई गेहूँ का उत्पादन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है? तो इसमें समझाने का या कोई ऐसी साइंस हमको नहीं लगानी है या मैं आपको फालतू में 1 घंटे बैठा के रखूँ यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें उसमें होनी नहीं है। केवल आपको फैक्ट हैं, तो फैक्ट याद रखने हैं उसमें, ठीक है? जिसमें समझाने की चीज़ होती है, उसको मैं काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और पिछली जितनी भी चीज़ें आपको मिली हैं, उनका आप रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। पीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी आपकी बहुत जोर-शोर से चल रही होगी और बिल्कुल भी आपको जो है हल्के में नहीं लेना है चीज़ों को, बेहतर से बेहतर तरीके से आपको पढ़ना है। जितनी भी चीज़ें अब तक आपने पढ़ी हैं, बस उनका रिवीजन करते रहना और किसी भी नई चीज़ के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि आपने अब तक जो पढ़ा है, अगर आपका उसका रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे प्रीलिम्स में। बाकी अगर आप इस टाइम पे, जब समय लगभग 3 महीने का है, हालाँकि ये समय काफ़ी है, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी है जिन्होंने तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर दी होगी और जो पहले से ही थोड़ा-थोड़ा पढ़ते चले आ रहे होंगे। जो अब से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो ये समय कुछ भी नहीं है और इसमें कुछ कर भी नहीं पाएँगे। हड़बड़ी में सारा काम जो है वो खराब हो ही जाता है। तो जिन्होंने स्टार्टिंग से तैयारी की है, पहले से ही लगे हुए हैं और अपने घर पे भी अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए कुछ नई चीज़ उनको नहीं पकड़नी है इसके बाद में। और यहाँ से आप जो मैं चीज़ें अब आपको बता रहा हूँ, अब जैसे मैंने आपको बुक लिस्ट बताई थी, जैसे आप हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें आप घर पे पढ़ ही रहे होंगे। अब जो मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ से, वो एक तरह से क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं कहीं न कहीं आपके रिवीजन के समय को बचाने के प्रयास कर रहा हूँ और मैंने पहले ही कहा है मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ और ये नहीं कि मैं आपका ही रिवीजन करा रहा हूँ, मैं अपना भी रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें पहले पढ़ रखी हैं, तो मैं एक रिवीजन की तरह इन चीज़ों को ले रहा हूँ। जो मैं आपको बताता हूँ, तो ये मैं खुद कह रहा हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करूँगा। मैं आपके लिए ये नहीं कर रहा कि मैं आपको चाँद-तारे तोड़ के और इस तरीके से आपके लिए कुछ बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। हाँ, ये है, इससे अगर आप जो भी पढ़ेगा इससे, आप क्या कोई भी इससे पढ़ेगा तो उसको बेनिफिट ज़रूर होगा, लाभ ज़रूर होगा। लेकिन ये भी सच्चाई है कि मैं ये सारी चीज़ें पहले पढ़ के बैठा हूँ, तो पढ़ के बैठने के बाद में उसके मुझे अपना रिवीजन करना है। तो जो मैं बोल-बोल के आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक रिवीजन से भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको आपको बताने से पहले भी मैं इन नोट्स को एक बार देख लेता हूँ कि किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें आपको बतानी है। अगर कहीं पे कोई चीज़ भूलने वाली हो रही है, तो उसको पहले से ही क्लियर कर लें, ठीक है? परफेक्ट कोई नहीं होता और एक्सपर्ट कोई किसी चीज़ का नहीं होता, ठीक है? हर आदमी अधूरा ही रहता है, कितना भी पढ़ ले, प्रोफ़ेसर हो जाए, वो कहीं न कहीं अधूरा ही बना रहेगा, उसको नई-नई चीज़ें जो है मिलती रहेंगी। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं किसी भी विषय का विशेषज्ञ हूँ और एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तो मेरी नज़र में उससे बेवकूफ़ इंसान दूसरा कोई हो नहीं सकता। बाकी छोड़िए इन सारी चीज़ों को। आज का सेशन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा और 2 या सॉरी 3 से 4 वीडियो बची हैं इसकी, 12th क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं इकोनॉमिक्स का एक ही वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद में कुछ नहीं पढ़िएगा। आज जो है वो बजट आ चुका है और बजट का भी जो है आपको मैं बहुत जल्दी, यानी कल-परसों में उसको देख कर के एक बार से और उसके जो भी की पॉइंट होंगे वो निकाल कर के आपको मैं दे दूँगा। तो जो कुछ भी यहाँ से मिल रहा है वो आप एक तरह से, जो कुछ भी आपको यहाँ से मिल रहा है या जो स्टडी मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ उसको देख ले चलिए एक बार से, और प्रेशर बिल्कुल मत लीजिए एग्ज़ाम का, ठीक है? प्रेशर लेंगे तो काम खराब होगा। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।